अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री का पीएच बफर एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखें, ये सारी डेफिनेशन वो है जो कि आप 9 वगैरह में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक नज़र पढ़नी है डेफिनेशन, क्योंकि वाइवा में अगर वो पूछते हैं तो फिर आपको डेफिनेशन वाइज ही बताना पड़ेगा। ठीक है, एसिड्स एसिड आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर HCl। एसिड कौन सा सब्सटेंस है? ये वो सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट किस में हो जाते हैं? हाइड्रोजन आयन में। जब क्या होते हैं? जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl को आप वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उसको हम एसिड कहेंगे। ठीक है, चीफ एसिड ऑफ द बॉडी। अब ये कह रहे हैं कि चीफ एसिड ऑफ द बॉडी कौन कौन से हैं? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, H2CO3 विच रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन, जो कि किस तरह से होता है? जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जब वो वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड का फार्मूला H2CO3 है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कंसिडर एज एन एसिड। इस वजह से कह सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ मिलके एसिड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और लेकिन ये वॉलेटाइल है, बट वॉलेटाइल क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा होगा जब एनारोबिक की कंडीशन आती है तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, एरोबिक कंडीशन आती है तो पायरोक एसिड की कंडीशन प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सिट्रिक एसिड TCA साइकिल में आपने देखा था, मैलिक एसिड भी वहीं देखा था, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी वहीं देखा था। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद मिनरल एसिड पे आ जाए तो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आप पढ़ते में आ रहे हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो ये सारे एसिड है। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं? ये डिसोसिएट करते हैं हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड? तो आप क्या बोलेंगे? द डिग्री ऑफ एन एसिड टू डिसोसिएट और टू लिबरेट हाइड्रोजन आयन। कि जो डिग्री है एसिड की, मतलब जो पावर है एसिड की कि वो कितना डिसोसिएट कर सकता है, कितना लिबरेट कर सकता है हाइड्रोजन आयन को, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड से क्या समझ आ रहा है कि भाई एसिड की स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब हम क्या क्या कहेंगे? द डिग्री ऑफ द एसिड, the degree of an acid to dissociate or to liberate hydrogen is known as strength of the acid। ठीक है, अल्कली क्या होते हैं? अल्कली आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट हाइड्रोक्सिल आयन। वहाँ पे वो हाइड्रोजन आयन कर रहे थे एसिड, यहाँ पे बस हाइड्रोक्सिल आयन लगा दे, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम। और एग्जांपल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट हाइड्रोक्सिल आयन में डिजॉल्व इन वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है विच कंजुकेटेड विद हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कंजुकेट या हम कह लें कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन को। जैसे कि HCl एक एसिड है, वो क्या देगा? वो हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, अभी आपने देखा है कि वो डिसोसिएट कर रहा था हाइड्रोजन आयन को व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो वही कह रहे हैं कि HCl एन एसिड विच गिव इट्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो क्लोराइड होगा उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, मतलब ये जो क्लोराइड है ये बेस है। बेस है किसका? HCl का, जो कि क्या करेगा? इस हाइड्रोजन आयन को इट हाइड्रोजन के साथ कॉन्जुकेट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। तो बेसिस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करती है हाइड्रोजन आयन को। जैसे HCl को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रोजन देगा, और जो उसका क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो क्या है? वो बेस है, तो वो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो बेसिस होती हैं। तो सिंपली अगर कहा जाए बेसिस आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अच्छा, चीफ बेसिस अगर देखें तो बाइकार्बोनेट देख लें, HCO3-। ये क्या करेगा? जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, उससे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हेमोग्लोबिन है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ये भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटीन्स है, फॉस्फेट्स है, ठीक है, ये HPO4 है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। फॉस्फेट है ना, फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके, H2PO4 में चला जाएगा। इस तरह से एनाइंस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के तमाम के एनाइंस, मतलब एनाइन मतलब अगर ये नेगेटिव लगा होगा ना, इस नेगेटिव से आप पहचान लेंगे कि ये बेसिस है। ठीक है, प्रोटीन पे नहीं लगाए तो उसको आप याद रख लेगा कि ये बेस है, चीफ बेसिस है। तो नेगेटिव से आप पहचान लेंगे कि ये बेस है और इसको हाइड्रोजन की नीड है। ठीक है, तो एनाइन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड पायरुवेट हो गया, लैक्टेट हो गया, सिट्रेट हो गया, इसमें अगर आप एनाइन देखेंगे सो इट्स कॉल्ड एज बेस।
अच्छा, अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेसिस और वीक बेसिस विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये क्या कहानी है? ये कहानी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेसिस, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके साथ हमेशा वीक बेस होगी, और वीक एसिड के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसिस होगी। देखें, पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। दीज आर द एसिड, ये वो एसिड है विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम इनको डिजॉल्व करते हैं वाटर में, गिव ऑफ ऑल ऑफ दियर हाइड्रोजन आयन, डिसोसिएट कम्प्लीटली। मतलब ये वो एसिड है, अगर इनको हम डिजॉल्व करते हैं ना वाटर में, तो ये अपने तमाम हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, डेट्स मीन दे हैव वीक बेस। इसका मतलब ये वीक बेस है, मतलब इसका मतलब कि ये वीक बेस है ना, इसी वजह से ये अपने तमाम हाइड्रोजन आयन जो है वो डिसोसिएट कर रहा है। मतलब इसके साथ जो लगा है, जो जिसके HCl में देखा था कि हाइड्रोजन उसका जो क्लोराइड था वो बेस था, तो इसका मतलब कि इसमें जो इसकी बेस लगी है वो बहुत वीक है, और इस वजह से ये अपने तमाम हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज हैव वीक। इस वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के पास हमेशा वीक बेस होती है, और उसकी वजह से वो क्या करता है, तमाम अपने हाइड्रोजन आयन जो है डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इस तरह से वीक एसिड क्या होगा, दीज आर द एसिड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डू नॉट गिव ऑफ ऑल ऑफ दियर हाइड्रोजन, आई मीन डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। ठीक है, ये डिसोसिएट नहीं होगा कम्प्लीटली, अपने पूरे हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, मतलब बेस पे कहानी आके रुक जाती है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वो एसिड जो है वो अपने आयन जो है अब हाइड्रोजन आयन इजीली डिसोसिएट, मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो वीक एसिड ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या देखा कि वो तमाम अपने हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहा था कम्प्लीटली। ठीक है, उसको इस वजह से हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ वीक बेस होती है। ठीक है, अब आते हैं पीएच। पीएच क्या है, पीएच की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन, और पीएच पता होनी चाहिए, न्यूट्रल 7 होती है, ग्रेटर देन 7 होगी तो अल्कलाइन होगी, लेस देन 7 होगी तो एसिडिक होगी। ये तो आप लोग बच्चों ने पढ़ चुके होंगे। इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड, अगर इंक्रीज होगा पीएच में, मतलब ब्लड की पीएच अगर इंक्रीज़ करेगी तो आप उसको क्या कहेंगे, खुद सोचें। मैंने अभी बताया कि पीएच जब इंक्रीज़ करेगी तो वो अल्कलाइन इन नेचर में जाएगा, तो खुद सोचें जब इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड होगी तो वो अल्कलोसिस होगा ना, मीन अल्कलाइन नेचर में जाएगा, अल्कलोसिस। इस तरह से डिक्रीज पीएच अभी बताया कि लेस देन 7 मीन डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज पीएच जो है वो एसिडिक का बताया था, तो डिक्रीज पीएच ऑफ ब्लड कॉजेज एसिडोसिस, मीन एसिडिक की नेचर में जा रहा है। अच्छा, हाउ टू डिटेक्ट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि एसिडिटी है इसमें अल्कलिनिटी है, किस तरह से। पीएच, हाँ, अगर वैल्यू कोई हमें बता दे तो हम बता सकते हैं कि अल्कलाइन है, ये लेस अल्कलाइन है, ये मोर एसिडिक है, इस तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन हम देख के किसे बता सकते हैं, हाउ टू डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ के ज़रिए तो हम देख के बता देंगे। तो डिटेक्ट करते हैं अल्कलाइन एसिडिटी और अल्कलाइनिटी कैन बी डिटेक्ट बाय द फॉलोइंग मेथड। ये मेथड फर्स्ट है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपने 9 में प्रैक्टिकल किया होगा कि इसमें क्या होता है, इट ओनली डिटेक्ट वेदर द सोल्यूशन ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन। ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, इसका काम ये होता है। इफ़ इट्स टर्न रेड, अगर ये रेड हो जाता है तो इस मीन्स द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। ठीक है, अगर लिटमस पेपर पे आपने एक सोल्यूशन रखा, आपको नहीं पता कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या क्या है या अल्कलाइन नेचर है, आपने उस लिटमस पेपर पे सोल्यूशन रख दिया, सोल्यूशन जैसे रखा वो रेड हो गया, तो आप समझ गए कि ये एसिड है। क्यों, क्योंकि इफ इट्स टर्न रेड, अगर वो रेड में जाएगा तो इट्स मीन द सोल्यूशन इज एसिडिक। लेकिन अगर वो ब्लू में चला गया तो इट्स मीन द सोल्यूशन इज अल्कलाइन। तो इसमें क्या मुश्किल है, आप सिर्फ ये बोलेंगे लिटमस पेपर क्या होता है, वो कौन से डिटेक्ट करने के तरीके, तो आपको लिटमस पेपर याद रखना है क्या काम है कि वो डिटेक्ट करता है सोल्यूशन को कि वो एसिडिक है और वो या बेस है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स आपने शायद यूज़ नहीं किए होंगे, तो इंडिकेटर्स में क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं रेंज ऑफ पीएच को, जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन की रेंज ऑफ पीएच को डिटेक्ट करते हैं इंडिकेटर की हेल्प से। मतलब वहाँ पे तो सिर्फ सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, वो कलर चेंज होने से हमें पता चल रहा था। अब ये इंडिकेटर ये ना, ये आपको डिटेक्ट करके देता है पूरी रेंज ऑफ पीएच सोल्यूशन की। ठीक है, जैसे कि ये कॉन्गो रेड है, फिनोफ्थिलीन है, मिथाइलिन ब्लू है, तो ये नाम याद रख लें अगर याद रख सकते हैं। फिनोफ्थिलीन तो आपने पहले भी सुना होगा, मिथाइलिन ब्लू भी आई थिंक सुना है, 9 की बुक में था। ये कॉन्गो रेड पहली दफ़ा सुन रहे हैं। अच्छा, पीएच मीटर क्या होता है, इट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सोल्यूशन। ये जो पीएच मीटर है ये डिटरमाइन करता है जो एग्जैक्ट पीएच होती है ना सोल्यूशन की, वो ये डिटरमाइन करता है पीएच मीटर। तो अब अगर आपसे वाई में पूछा जाए कि हाउ टू डिटेक्ट दी
एसिडिटी एंड क्लिनिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो आप क्या करेंगे, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज लिटमस पेपर, और ये क्या करता है, इट डिटेक्ट द सोल्यूशन ऑफ, इट्स ओनली डिटेक्ट द सोल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन, ठीक है। ये और किस तरह से, अगर रेड होगा तो एसिडिक होगा, अगर ब्लू होगा तो अल्कलाइन होगा। और सेकंड इंडिकेटर डिटेक्ट द रेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, और एग्जांपल फिनोल्फथलीन, मिथाइलिन ब्लू, और पीएच विल डिटरमाइन द एग्जैक्ट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने इस तरह से 3 मेथड के आंसर देने हैं। उसके बाद आते हैं वाटर डिसोसिएशन। वाटर डिसोसिएशन क्या होता है, इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इसमें देखिए वाटर डिसोसिएशन मतलब वाटर डिसोसिएट कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है डिसोसिएट कर रहा है तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होगी ना, मतलब वो आयन में टूटेगा, ठीक है। इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन। अब क्या होता है, ये जो डिकम्पोजिशन, और ये रिवर्सिबल, मतलब इनको मिलकर दोबारा वाटर भी बन सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की जो कंपोजिशन हो गई कंपोनेंट में, द आयनिक वैल्यू ऑफ वाटर जो है वो (-14) है। ये आपने याद रखना है कि जो आयनिक वैल्यू है वाटर की वो कितनी (-14), और ये देयरफॉर इन प्योर वाटर, इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर जो होता है ना, उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बराबर होंगे, ठीक है। मतलब जितनी इसकी आयोनिक कंसंट्रेशन होगी उतनी इसकी आयोनिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो (-7) ग्राम दोनों की होती है। जब (-7) इसकी, (-7) इसकी, तो टोटल (-14) हो गई ना वाटर की, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, आपको पता है कि पीएच ऑफ वाटर 7 होती है, न्यूट्रल होता है वाटर। अच्छा, उसके बाद आता है ये हेज़ल-बर्च इक्वेशन जो है, ठीक है। इसमें आपने कुछ याद नहीं रखना, बस ये वैल्यू, ये इक्वेशन शायद पहले भी आपने देखी होगी। पीएच पीके क्या है, ये पूछ सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है विच इज़ नोन, जो कि हमें पता होता है, और ये फिक्स होता है फॉर एवरी एसिड। तो आपको पता है ना, पीके डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ नोन एंड फिक्स फॉर एवरी एसिड, ठीक है। ये आपको पता होगा। और सॉल्ट और एसिड के आपने वो लगा कंसंट्रेशन, वो सब कर लेना होगा, और पीएच आ जाएगी। इस तरह से करना कुछ भी नहीं है, बस आपने याद रखना है। अच्छा, सिग्निफिकेंस देख लें। इफ़ द पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन इज नोन, अगर पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन आपको पता है तो देन द रेशियो ऑफ सॉलिड्स कैन बी कैलकुलेट। मगर अगर ये कह रहे हैं अगर आपको बफर सोल्यूशन की पीएच पता है, मतलब अगर आपको पीएच पता है और पीके तो आपको दी हुई होगी ना, अगर आपको ये दोनों पता है तो आप ये सॉल्ट और एसिड का निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीएच नहीं पता, सॉल्ट एसिड पता है, तो आप इसको करके पीएच निकाल सकते हैं। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। अच्छा, अब है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, मतलब मेंटेन कौन करके रखता है ब्लड पीएच, कोई ना कुछ तो होगा ना मेंटेन करने के लिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच ऑफ ब्लड होती है वो 7.4 होती है, ठीक है। और जो चीफ बफर ऑफ द ब्लड जो होते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं पीएच को, चीफ बफर, ठीक है। चीफ बफर किसके, ब्लड के, जो कि मेंटेन करते हैं पीएच को, वो क्या है, HCO3/H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और रेशियो ऑफ HCO3 H2CO3 कितनी होती है, 20:1, ठीक है। अब अगर हम अब हमें देखें, इन्होंने क्या दे दी, इन्होंने ये रेशियो भी दे दी हमें, ठीक है, सॉल्ट अपॉन एसिड की, और हमें पीएच भी पता है, ठीक है। तो अब हम जो है क्या सॉल्ट अपॉन एसिड की वो भी पता है, अब हमने पीएच निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला था, हमने इसमें पीके 6.1 दी थी हमें, सॉल्ट और एसिड, और ये सॉल्ट और एसिड का 20:1 दिया है, उसको करके हमारे पास 7.4 पीएच इस तरह से निकली है। यहाँ पे पहले से आपको बता दिया है, लेकिन आपको निकाल के दिया है। इसमें आपने कुछ याद नहीं रखना, जैसा आपने ये 7.4 याद रखना है, बाकी ये याद रखना है कि बफर ब्लड जो है ये होते हैं, ठीक है, जो कि पीएच को मेनटेन करते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल पीएच। अब नॉर्मल पीएच मेंटेन किस तरह से होती है, ये तो इधर ब्लड पीएच की बात हो रही था ना, मतलब ब्लड पीएच की बात हो रही थी ना कि वो कार्बोनिक एसिड के HCO3/H2CO3 जो है ये पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन करके रहती है। अभी कह रहे हैं नॉर्मल पीएच किस तरह से मेंटेन रहती है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल पीएच। तो नॉर्मल पीएच के लिए आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है नॉर्मल पीएच के लिए कि फॉलोइंग एज नेचुरल सिस्टम, मतलब ये 3 नेचुरल सिस्टम है विच रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं नॉर्मल पीएच को, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट चेंज इन द पीएच ऑफ द बॉडी, और ये हमेशा से प्रोवाइड करते हैं डिफेंस किसके अगेंस्ट, जो चेंज इन पीएच होती है ना हमारी बॉडी में होती रहती है, हम इतना उल्टा सीधा जो खाते रहते हैं तो चेंज इन पीएच होती रहती है। कोई बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाता है उसको भी चेंज इन पीएच होती है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ बहुत मसालेदार चीज़ों की, सो उसमें आप देखें आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पीएच इंक्रीज़ डिक्रीज़ का खदशा तो रहेगा ना। सो उसको मेंटेन करने के लिए एक नेचुरल सिस्टम्स है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करते हैं मेंटेन करते हैं नॉर्मल पीएच को, और वो प्रोवाइड करते हैं डिफेंस के चेंज इन पीएच ना हो जाए आपकी बॉडी में। फर्स्ट है एसिड बेस बफर सिस्टम, तो वो आपको बस नाम पूछेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे एसिड बेस बफर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और यूरोजेनाइटल सिस्टम होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी से समझ आ रहा है,
ब्रीथिंग के थ्रू, यूनिटल समझ आ रहा है, किडनी होगी, एसिड बेस बफर सिस्टम अभी आपको मैं बताऊंगी कि इस तरह से एसिड बफर सिस्टम होता है, ठीक है। सो ये 3 सिस्टम के नाम भी पूछ सकते हैं। अब इसकी डिटेल पे चलते हैं। देखें, एसिड बेस बफर सिस्टम, बफर सोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन विच कंटेन अ वीक एसिड, इसमें एक वीक एसिड होता है एंड सॉल्ट, और उसके सॉल्ट होते हैं, और यहाँ हम कह लें कि वीक बेसिस होता है, उसका सॉल्ट होता है, जो कि रेजिस्ट करता है चेंज इन दी पीएच, ठीक है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अल्कली इज एडेड टू इट, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अल्कली आप एडिट करते हैं तो उसके जो चेंज इन पीएच आता है उसको ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। चीफ बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, अभी पूरी बॉडी के बता रहे हैं, ये तो हमने ब्लड का पढ़ा था, लेकिन पूरी बॉडी में ब्लड भी तो आ जाता है ना, तो ये ब्लड का आ गया, प्रोटीन और हाइड्रोजन और प्रोटीन आ गया, ठीक है। और ये HPO4 माइनस और H2PO4, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, हेमोग्लोबिन, एनाइन और ये H हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये बफर सिस्टम है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बफर चीफ बफर सिस्टम बॉडी बता दें। बफर प्रेजेंट वेरियस बॉडी फ्लूइड्स आर गिवन, अब बफर सिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं वेरियस बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, जो कि दिए गए हैं। अब ये बफर सिस्टम बताए गए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इन वेरियस बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेन बफर, अभी बताया, प्लाज्मा में HCO3 H2CO3 होता है, मेन ये होता है, ठीक है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना उसमें ये होता है, ठीक है। और लेस एक्सटेंट होता है प्रोटीन और एच प्रोटीन का। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेन बफर यही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और प्लाज्मा में आप दोनों ने ये याद रखना है। और इंट्रा सेलुलर में क्या याद रखना है कि इंट्रा सेलुलर में जो मेन बफर होता है वो कौन सा होता है, वो प्रोटीन माइनस और अपॉन H प्रोटीन, ठीक है। और ये HPO4 माइनस और वो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और आरबीसी में मेन बफर आपको पता है हेमोग्लोबिन और H हेमोग्लोबिन, ये आरबीसी की बात हो रही है, ठीक है। किसकी, आरबीसी की। अगर हम स्पेसिफिकली आरबीसी की बात करें तो ये है, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये है, ठीक है। HCO3 अपॉन H2CO3 हमने पढ़ा था ब्लड के लिए। स्पेसिफिक अगर आरबीसी की बात करें तो ये है, सॉरी, हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसमें जो प्रोटीन होती है आरबीसी में, जो है एक प्रोटीन होती है हेमोग्लोबिन, तो वो बफर के तौर पे काम करती है, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो उसमें HCO3 और H2CO3 ये काम करती है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में भी यही करती है। लेकिन इंट्रासेलुलर में क्या हो जाती है, फॉस्फोरिक एसिड और प्रोटीन काम कर रही होती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हम इसका कि किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। वेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड टू अ बफर, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ऐड करते हैं बफर सोल्यूशन में, ठीक है, विद अ सॉल्ट ऑफ अ बफर एसिड कन्वर्टिंग टू वीक एसिड। अभी कह रहे हैं अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया बफर सोल्यूशन में, ठीक है, तो क्या होगा कि विद द सॉल्ट ऑफ द बफर, जो सॉल्ट होगा बफर का वो कन्वर्ट कर देगा उसको वीक एसिड में। मतलब ये सॉल्ट है किसका, बफर का, ठीक है। और ये आपने स्ट्रॉन्ग HCl डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो सॉल्ट है बफर का, बफर सोल्यूशन का, ये इसको वीक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ताकि ये हार्म ना करे बॉडी को। तो जब ये इसको वीक एसिड में किस तरह से कन्वर्ट करेगा, देखिए क्लोरीन है और ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और ये H और ये H, ये H2 और CO3 बन जाएगा। ये देखिए कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है एक्शन का, ठीक है। कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, किसी सॉल्यूशन में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो उसका जो बफर का जो सॉल्ट होगा ना वो उसको वीक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। व्हेन एन अल्कली इज एडेड टू अ बफर सॉल्यूशन, अगर आप कोई अल्कली एडिट करते हैं बफर सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जो उस बफर सॉल्यूशन का जो एसिड होगा ना, जो वीक एसिड होगा उस बफर सॉल्यूशन का, वो उसको वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बफर सॉल्यूशन का जो वीक एसिड था कार्बोनिक एसिड, उसने क्या किया, उसने जो है कार्बोनिक एसिड जो था उसने उस बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया। देखें ये वीक बेस आपने ऊपर भी पढ़ी थी ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो अब आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो बफर सॉल्यूशन का वीक बेस उसको वीक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आएगी तो बफर सॉल्यूशन का क्या होगा, बफर सॉल्यूशन जो वीक स्ट्रॉन्ग बेस अगर आएगी तो बफर सॉल्यूशन का जो वीक एसिड होगा उसको वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बफरिंग एक्शन अगेंस्ट वोलेटाइल, ठीक है, कि बफरिंग एक्शन जो होता है अगेंस्ट वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड कौन से हैं, अभी मैंने उससे पहले आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एग्जाम्पल भी दी है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड द मेन वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस इन द टिश्यू। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन वोलेटाइल एसिड है जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टिश्यू में, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू में जाता है, और टिश्यू से जो
फूड की ब्रेकडाउन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में, वो फिर वो लंग के पास आती है, फिर दोबारा से वो ऑक्सीजनेटेड होती है, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग के पास जाती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वेलाई में, वहाँ से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये मेन वोलेटाइल एसिड है प्रोड्यूस इन द टिश्यू, ठीक है। द मेन बफर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है मेन बफर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेन बफर बताए हेमोग्लोबिन है ना। हेमोग्लोबिन ही होता है जो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आरबीसी के लिए आप हेमोग्लोबिन याद रखें, क्यों? क्योंकि जो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है उसी का बेसिकली काम होता है ट्रांसपोर्ट का, कि वो ऑक्सीजन को टिश्यू के पास लेके जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेके जाए, मतलब वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि मेन कार्बन डाइऑक्साइड आपने हेमोग्लोबिन याद रखना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, रिजल्ट विद H2O और सॉरी रिएक्ट विद H2O, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो वो क्या कर देता है, वो H2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और फिर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम याद रखेगा, ठीक है। H2O डिकम्पोज हाइड्रोजन एंड H2O3, अब फिर क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और हाँ ये HCO3 अपने आयंस में, ठीक है। द HCO3 माइनस एंटर द प्लाज्मा, अब ये प्लाज्मा में इंटर करेगा और रिप्लेस करेगा क्लोराइड को टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इंटर होगा प्लाज्मा में, ये जो है ना ये प्लाज्मा में इंटर हो जाएगा और रिप्लेस कर देगा किसको, मतलब क्लोराइड आयन को रिप्लेस करेगा और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इस तरह से मेंटेन रह जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन अब ये तो वहाँ पे प्लाज्मा में इंटर होके क्लोराइड आयन को वो कर लेगा, ये वहाँ पे इस तरह को मेंटेन हो जाएगा, लेकिन इनको हाइड्रोजन आयन कहा जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है वो बफर होगा बाय डीऑक्सी, मतलब वो बफर हो जाएगा किसी डीऑक्सी हेमोग्लोबिन से। एंड दिस इज द वे बाय विच हाइड्रोजन आयन आर नॉट अलाउड टू अल्टर द पीएच, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन आयन जो है इसको अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वो अल्टर करे पीएच और ब्लड को, इस तरह से हेमोग्लोबिन इसके साथ कन्वर्ट करते हैं और ये डीऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। डीऑक्सी ओनली इज मच मोर एफिशिएंट, अब ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है किससे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, किसमें, इन बफरिंग अगेंस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो बफरिंग अगेंस्ट कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म कराता है इससे, अब वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है डीऑक्सी हेमोग्लोबिन देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। इन दी लंग्स रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, और लंग्स में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड हो जाती है। मतलब लंग्स में अगर बात की जाए तो ये जो है ये प्रोसेस बताया ना, ये रिवर्स हो जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, एलिमिनेटेड हो जाती है। ये सब तो बता दिया मैंने, दफ़ा रिवाइज करवा लूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के बताया था कि वोलेटाइल एसिड है, ठीक है, इसमें याद रखना है। उसके बाद मेन वफा बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए याद रखना है, इंटर करती है ब्लड स्ट्रीम में वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाती है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद टूट जाती है हाइड्रोजन और अपने एसिड में HCO3 माइनस में, HCO3 इंटर करता है प्लाज्मा, वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं कार्बन क्लोराइड से और इस तरह से वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर डीऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है जो कि मोर एफिशिएंट होता है। अब ये और ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, ठीक है, और लंग्स में ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब है बफरिंग बफरिंग एक्शन अगेंस्ट नॉन वोलेटाइल एसिड। अब नॉन वोलेटाइल एसिड की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो फिक्स एसिड होते हैं, HCO3 H2CO3 बफर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फिक्स एसिड। अब ये वाला जो है ना, ये बफर सिस्टम जो है, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट फिक्स एसिड, मतलब जो नॉन वोलेटाइल है। HCl इज द मेन फिक्स एसिड, अब HCl मेन फिक्स एसिड है, ठीक है। अब ये किस तरह से इनके लिए बफर सिस्टम है मेन, तो हम पढ़ते हैं। देखिए HCl मैंने कहा कि वो मेन क्या है, फिक्स एसिड है, मतलब वो नॉन वोलेटाइल है। तो अब हम देखते हैं कि HCl इज बफर इन द फॉलोइंग वे, किस तरह से बफर होता है। ये HCl था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट था जो कि बफर सॉल्यूशन में क्या है, वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब इसने रिएक्ट किया, इसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस बनाना। तो देखिए ये वीक बेस बन गया, ये सारा मैकेनिज्म पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वीक एसिड बन गया। अब क्या होगा, इस वीक एसिड को मजीद इसने ब्रेक किया H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये इस तरह से काम आ गया, ठीक है। दिस इज द वे बाय विच HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इज कन्वर्टेड बाय HCO3 to H2CO3 weak acid which determine H2O कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से एलिमेंट थ्रू रेस्पिरेशन। ये बात हो गई, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये वाली लाइन याद रखनी है कि HCl फिक्स एसिड है और ये बफर सिस्टम है, फर्स्ट लाइन डिफरेंस अगेन फिक्स एसिड बाय कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है, सेकेंड वाला जो है हमारा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं चाह रही हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, बस इतना सही है।
या नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम ये, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो और आप लोग चाहते हैं इस तरह से हम अपलोड करूँगा आपके लिए शॉर्ट बुक से, सो कमेंट में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।